गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। तो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को, जहां पर हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र कितनी देर में कवर करेंगे, 10 से 12 मिनट में, विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, विद कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। है ना? तैयार हो सभी लोग? नींद भाग गई ना? रेडी हो ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या कह रहा है? Recently, according to the list of most polluted cities in May 2026, which city topped the list? अभी हाल ही में मई में सबसे प्रदूषित शहरों की जो सूची है वो जारी की गई। आपसे पूछा गया कि इस सूची को किसने टॉप किया है, शीर्ष स्थान पर कौन रहा, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये शहर कौन सा है भाई? ये है कोब। कोब कहां पर है? कोब जो शहर है ये आयरलैंड में है। हम लोगों को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में जो टॉप पर सिटी है, फर्स्ट नंबर पर इंडिया में कौन सा है? बीकानेर। इंडिया में फर्स्ट कौन सा है? बीकानेर, जो वर्ल्ड में 5th नंबर पर है। इसके अलावा जरा ध्यान देना, यहां 6th नंबर पे है वर्ल्ड में पटना। औरंगाबाद ये भी भारत का ही है 7th नंबर पे, और बेगूसराय 8th नंबर पे है विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में। समझ गए? चलो फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। रिसेंटली विच रेलवे जोन ऑफ द कंट्री हैज द साउथ कोस्ट रेलवे? हाल ही में देश के किस रेलवे क्षेत्र में दक्षिण तट रेलवे स्थित है? हाँ, अभी हाल ही में एक नया रेलवे जोन बना है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। क्या है कि अभी हाल ही में एक नया रेलवे जोन घोषित किया गया है, जो है कौन सा? साउथ कोस्ट रेलवे। आपसे पूछा कि कौन से नंबर का रेलवे जोन है भारत का, तो देखो ये फाइनली बन गया है रेलवे जोन। 18वें नंबर का भारत का रेलवे जोन होगा। 1 जून से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, ये जो रेलवे जोन है इसके हेडक्वार्टर्स यानी मुख्यालय कहां होंगे? मुख्यालय होंगे इसके विशाखापट्टनम में। कहां होंगे? विशाखापट्टनम में इसके मुख्यालय होंगे। अब ये जो रेलवे जोन रहेगा ये 3300 किलोमीटर का इसके तहत रूट रहने वाला है ना? 3300 किलोमीटर के रूट को ये कवर करेगा। अच्छा, भारत में ये अलग अलग 18 रेलवे जोन है ना? जो रेलवे का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह है, अलग अलग जोन में 18 जोन में पूरे भारत को डिवाइड किया हुआ है। एक जिनमें से रेलवे जोन कौन सा है? साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो कि 18वां होगा। हेडक्वार्टर्स इसके विशाखापट्टनम में है। इसमें कितना रूट कवर होगा? 3300 किलोमीटर का इसमें रूट कवर होगा, और ये कवर करेगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका के रेलवे को। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन कौन से जो रेलवे जोन है, इसके अंदर कौन कौन सी जगह है जो आने वाली है? इसके अंदर आएगा भाई गुंटकाल, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम डिवीजन इसके अंदर कवर होगा। बात समझ में आ गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट ये वाला सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। बात समझ में आ गई है? एक एक बात क्लियर है? कोई डाउट, दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या, परेशानी, दिक्कत कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो अपनी क्वेरी। चलो अगला प्रश्न इसी के साथ। आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026 इन मई 2026? तो अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 की अधिसूचित किया है? तो अभी हाल ही में हमारी जो गृह मंत्रालय है इसने ये अमेंडमेंट रूल्स निकाले हैं मई 2026 में। रूल्स किसके लिए है? रूल्स है OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि जो भारत में नहीं रहते, भारतीय मूल के लोग हैं, प्रवासी जो भारतीय हैं, उनके लिए ये रूल है। रूल में अब क्या क्या रहने वाला है? देखो, पहली बात तो जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके अगर 2-2 पासपोर्ट बनवा देते हैं, इस चीज को अब खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो OCI है, जो प्रवासी भारतीय जो कहीं भारत से बाहर रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अब सब कुछ डिजिटली होगा। तीसरा बात, ये ई
रजिस्ट्रेशन होगा इन ओसीआई का, यानी कि पेपरलेस सारा काम रहेगा। चौथी बात, अगर अब ये भारत में आते हैं तो इनके लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम रहेगा, यानी कि बायोमेट्रिक के द्वारा ये फटाफट से भारत में एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा पांचवी चीज क्या रहेगी कि अगर इनको अपना ओसीआई स्टेटस त्यागना है या फिर इनसे कैंसिल करवाना है तो ये प्रोग्राम भी सारा ऑनलाइन ही रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में एक्सेप्शन क्या है? इस पूरे प्रोसेस में एक्सेप्शन यानी अपवाद ये है कि अगर किसी के दादा परदादा या पापा मम्मी अगर कोई पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में रहता है तो उनको इसके अंडर कवर नहीं किया जाएगा। फायदे क्या होंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे? इन रूल्स के बेनिफिट होंगे कि भाई जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग अब जितनी बारी भी चाहे भारत में आ सकते हैं, मल्टीपल उनको एंट्री मिल जाएगी, इसके अलावा उनको लाइफ लॉन्ग वीजा मिल जाएगा, वो आ सकते हैं, बार बार भारत में आ सकते हैं, है ना, भारत में आके पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, अगर व्यापार चाहे वो भी कर सकते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पर भी, वोट नहीं कर सकते वो लोग, है ना, भारत में आकर वोट नहीं डाल सकते, मतदान नहीं कर सकते। तो ये पूरा का पूरा जो ये अमेंडमेंट रूल है किसके द्वारा लॉन्च किए गए, अभी किसने अभी इनको अधिसूचित किया? तो ये किया हमारे गृह मंत्रालय ने, ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। चलो इसी के साथ अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, रिसेंटली विच पोर्टल डिड यूनियन मिनिस्टर जगदीप प्रकाश नड्डा लॉन्च फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम? हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री है जगत प्रकाश नाडा, मैंने क्या क्या बोल दिया भाई, कुछ और ही बोल दिया था मैंने तो, है ना, नड्डा, जेपी नड्डा जी जो है, इन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली के एकीकरण के लिए कौन सा पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है? ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी के चक्कर में हो जाता है। तो इन्होंने पोर्टल जो लॉन्च किया है, इस पोर्टल का नाम क्या है? स्वास्थ्य भारत पोर्टल। स्वास्थ्य भारत पोर्टल, क्या नाम है? स्वस्थ भारत पोर्टल, जिसमें क्या किया जाएगा? इंटीग्रेशन किया जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम का। कहां पर लॉन्च किया? अभी हाल ही में 10वीं नेशनल समिट चल रही थी इनोवेशन और इंक्लूसिविटी पर, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया इस पोर्टल को। फिर बात आती है कि रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि सीबीएफसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? देखो, इसके पहले चेयरमैन थे, पूर्व इसके चेयरमैन हुआ करते थे प्रसून जोशी, लेकिन आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी करंटली ये प्रसार भारती के ये नए चेयरमैन बन गए हैं। तो इनकी जगह खाली हो गई थी, जब इनकी जगह खाली हो गई तो इनकी जगह पर नए चेयरमैन बने शशि शेखर वेम्पति जी। तो इनका भी आप नाम याद रखना। फिर बात आती है कि रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व डिड आर टाइग्रेस एंड हर क्यूब डाइड ड्यू टू द केने डिस्टेम्पर वायरस। तो अभी हाल ही में जो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस है, इसकी वजह से एक बाघिन और एक उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है। आप लोगों से पूछा कि ये जो मृत्यु हुई है बाघिन और उसके बच्चे की, ये कहां पर हुई? ये हुई भाई कान्हा टाइगर रिजर्व में, और ये कान्हा टाइगर रिजर्व है कहां? मध्य प्रदेश में। बात की जाए इस CDV वायरस की, तो ये पूछ लेगा किससे फैलता है? तो ये डॉग्स, कुत्तों से स्प्रेड होता है, कुत्तों से ये फैलता है। ठीक है, अब ये टाइगर रिजर्व न्यूज में है तो सीधा सीधा ये भी प्रश्न कर सकता है कि भाई ये कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर बात आती है कि रिसेंटली स्टार्टअप कडप्पा इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो स्टार्टअप कडप्पा पहल है, ये किस राज्य में शुरू हुई? चलो मैं आपको देती हूँ हिंट, आपको बताना है कि राज्य कौन सा है। ये वही राज्य है जो भाषा के आधार पर 1953 में बनने वाला पहला राज्य है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ये वही राज्य है जिसके CM N चंद्रबाबू नायडू है। N चंद्रबाबू नायडू जी जिसके CM है। ये वही राज्य है जिसकी कैपिटल है अमरावती। अब तो बता दो भाई। बिल्कुल सही बात, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। बेसिकली जो लोकल जो स्टार्टअप्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये पहल है। रिसेंटली विच स्टेट्स फर्स्ट वुमेन AIR न्यूज रीडर लिली दास पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90। तो अभी हाल ही में
किस राज्य की पहली महिला एआईआर न्यूज रीडर लिली दास जी का निधन हो गया है 90 वर्ष की उम्र में। एआईआर ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। तो ये आसाम की पहली महिला न्यूज रीडर थी। सीधा सीधा प्रश्न करेगा, आसाम की पहली महिला न्यूज रीडर कौन थी? लिली दास। क्यों पूछेगा? क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ और ये चर्चाओं में बनी हुई है, और एग्जामिनर पढ़ता है न्यूज़पेपर, वो देखता है न्यूज। चलो, आपकी तरह रीले स्क्रॉल नहीं करता फालतू के ट्रेंड की। रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन विच रैंक डज इंडिया होल्ड एज स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो स्टील के उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे है चाइना, थर्ड नंबर पे है जापान, फोर्थ नंबर पे है यूएसए, और फिफ्थ नंबर भी लिख लो, फिफ्थ नंबर पे है रशिया यानी रूस। अंतिम क्वेश्चन आज का, रिसेंटली वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज ऑर्गेनाइज्ड? तो दुर्लभ रोगों पर अभी हाल ही में एक राष्ट्रीय बैठक हुई। कहां पर हुई है? ये नई दिल्ली में हुई है, ठीक है। जो दुर्लभ लोग हैं, जो बहुत ही रेयर डिजीज होती है, उनको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, उनके ऊपर इनोवेशन, उन पर नवाचार, उन पर बहुत सारी रिसर्च करने के लिए बातचीत हुई इस बैठक में। आज की क्लास यहीं तक थी। फटाफट से एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला आपसे पूछा कि उबेर कप किसने जीता? ये उबर कप जीता साउथ कोरिया ने चाइना को हराकर। और थॉमस कप किसने जीता? थॉमस कप जीता था चाइना ने। ये मेंस में होता है और ये विमेंस में होता है, बैडमिंटन का है। फिर आपसे पूछा गया कि भारत का पहला पर्ल फार्मिंग सेंटर कहां बना? ये बना हाजिरबाग में, जो कहां है? झारखंड में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पानी के नीचे सबसे बड़ा झंडा फहराकर। तो ये कहां बनाया गया? अंडमान एंड निकोबार के राधानगर बीच पर, जो कहां है? स्वराज द्वीप पर है। फिर आपसे पूछा गया था कि लार्जेस्ट मरीन फिश प्रोड्यूस करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? जहां पर सबसे ज्यादा समुद्री मछली पकड़ी गई, वो राज्य बेसिकली कौन सा है? ये है तमिलनाडु। देन आपसे पूछा गया था कि 150 साल पुराना जो ट्रेडिशन है डबल मूविंग, यानी कि इसमें कैपिटल शिफ्ट की जाती है, ये कहां से संबंधित है? तो ये श्रीनगर से संबंधित है। श्रीनगर और जम्मू के बीच में कैपिटल शिफ्ट करी जाती है यहां पर। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं डबल मूविंग, जो 1872 में महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पर शुरू हुआ था। फिर आपसे पूछा गया कि 66 राइजिंग डे मनाया गया प्रोजेक्ट दीपक का। ये प्रोजेक्ट दीपक जो है ये बीआरओ का प्रोजेक्ट है। कहां पर सेलिब्रेट किया गया इसका 66 स्थापना दिवस? ये मनाया गया शिमला में। फिर बात आती है कि पहला ओवरसीज यानी कि पहला विदेशी बॉलर कौन है जिसने 200 विकेट ले लिए आईपीएल में? ये कौन है? सुनील। फिर आपसे बात की गई अगली की वुकोंग, जो वुकोंग जो है ये न्यूज में है। ये पहली एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है किस देश की? ये पहली खगोलीय उपग्रह है चीन का, अभी चर्चाओं में था ये। देन आपसे पूछा गया कि डॉक्टर मीना मोथिया, इनका निधन हो गया, ये किससे संबंधित थी? ये एजुकेशन और फिलैंथरोपी से संबंधित थी। अंतिम क्वेश्चन था कि आईएनएस इंडियन नेवल शिप सुनियान अभी हाल ही में गया था कहां पर? यांगून बंदरगाह पर। तो ये यांगून बंदरगाह कहां है? म्यांमार में है। और यहीं पर हमारे इंडियन नेवल चीफ भी दौरे पर गए हुए थे। अब आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना, आज का क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए यही है कि भारत के नेवल चीफ कौन है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप लोगों से कल की क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए, शुद्ध और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना। टेक केयर, बाय बाय।